टीडीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम लोग है ना इतिहास को शुरू करेंगे। ऐसे हम लोग पहले ऐतिहासिक काल को अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, मतलब ऐतिहासिक काल के जो स्रोत हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, है ना। पर आज से हम लोग क्या है कि हम लोग इतिहास को शुरू करेंगे, मतलब इतिहास को जो 3 कालखंडों में बाँटा गया है ना, तो स्टार्ट से शुरू करेंगे कि प्राक ऐतिहासिक काल को, फिर उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल को, फिर उसके बाद ऐतिहासिक काल को। इन तीनों को एकदम क्रम में शुरू करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इतिहास होता क्या है, ठीक है? तो इतिहास कहते किसको ये जान लेते हैं। इतिहास का मतलब होता है अतीत का अध्ययन। अतीत का अध्ययन मतलब क्या होता है कि गुज़रा हुआ समय के बारे में अध्ययन करना, मतलब पढ़ाई करना इतिहास कहलाता है, ठीक है? अब तो ये भी सवाल हो सकता है कि कल हम स्कूल गए, तो ये भी तो गुज़रा हुआ समय हो गया, तो ये इतिहास कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, ठीक है? इतिहास कहेंगे किसको? तो गुज़रा हुआ समय को इतिहास कहेंगे ही, लेकिन उस गुज़रा हुआ समय का हमारे सामाजिक पे, हमारे अर्थव्यवस्था पे, हमारे देश पर, हमारे संस्कृति पर, मतलब सिंपल सा समझ लीजिए कि हमारे समाज पर या हमारे देश पर उसका कुछ न कुछ असर पड़ता हो, उसी को इतिहास बोलेंगे। ठीक है? इतिहास किसको बोलेंगे? तो बीते हुए समय को इतिहास कहेंगे ही, लेकिन साथ-साथ उसका समय, उसका असर कुछ न कुछ उस तिथि में हुआ हो, जिससे हमारे देश को फ़र्क पड़ा हो। जैसे कि कोरोना, देख लीजिए, ये कोरोना है, तो ये तो अतीत हो गया, मतलब गुज़रा हुआ समय हो गया। एक हिसाब से बोला जाए तो पहला जो लॉकडाउन था या पहला जो कोरोना था कह सकते हैं, फर्स्ट स्टेज जो था, वो तो गुज़र गया। तो वो इतिहास में हम पढ़ेंगे, क्योंकि जब वो था तो हमारे जो देश है उस पे बहुत फ़र्क पड़ा था। हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा था। हमारे देश में जो सामाजिक व्यवस्था पे, आर्थिक व्यवस्था पे, मतलब इन सब स्थिति में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा था, है ना? तो ये इतिहास कह सकते हैं कि हाँ, ये कोरोना क्या है, इतिहास है। कोरोना काल के बारे में हम लोग हो सके तो कुछ दिन बाद जब ये पूरी तरह से खत्म हो जाए, या अभी भी हम लोग तो पढ़ते ही हैं, सवाल एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं, है कि नहीं? लेकिन कुछ समय बाद हम लोग कोरोना के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से जानेंगे, है ना? कहाँ से शुरू हुआ, ये क्या है, ये क्या था, कैसे कैसे ये फैला, क्या हुआ, ये अच्छी तरह से हम लोग जानेंगे बाद में इतिहास के रूप में, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग क्या जान लिए कि इतिहास कहते किसको हैं? तो अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं, पर उसका इम्पैक्ट पड़ा होगा देश पे तब, ठीक है? अब हम लोग जानते हैं कि इतिहास शब्द आया कहाँ से है, तो एक आदमी था, यूनान का एक आदमी था, यूनान का एक आदमी था, वो क्या करते थे कि वो कोई भी बात को, गुज़रा हुआ बात को वो, है ना? मतलब ऐसा कोई बात को, कोई ख़ास गुज़रा हुआ बात को डेट के साथ अपने कॉपी में या अपने किताब में लिखते थे, है ना? तो वो बहुत दिनों तक ऐसा करते रहे, उसके बाद क्या हुआ कि मान लेते कोई आदमी उसको पढ़ा होगा तो उसको अच्छा लगा कि हाँ, ये गुज़रा हुआ बात को, और वो भी ख़ास-ख़ास गुज़रा हुआ बात को ये अपने पुस्तक, मतलब जो उसका पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका पुस्तक में लिखते थे, है ना? बाद में ये इतना ज़्यादा फ़ेमस हो गया कि सबको पता चला कि हाँ, ये व्यक्ति जो है वो गुज़रा हुआ बात को, है ना, एक डेट के साथ अपने पुस्तक में लिखते हैं, है ना? मतलब हि तब तब से हिस्टोरिका पुस्तक था ना, उसी से हिस्ट्री का जन्म हो गया। मतलब आप लोग को समझ में आया होगा या नहीं, लेकिन समझ लीजिए फिर से कि ए ए एक इ अ, हेरोडोटस नाम का आदमी था, वही सबसे पहले गुजरा हुआ बात को एक डेट के क्रम में, मतलब डेट के साथ लिखना शुरू किए थे, तिथि क्रम में लिखना शुरू किए थे गुजरा हुआ बात को, है ना? तो इन्हीं को इसी वजह से इन्हीं को, है ना, इतिहास का जनक भी माना जाता है, ठीक है? तो ये पूछा भी जा सकता है कि किस भाषा में वो अपना किताब में हिस्टोरी का जो पुस्तक है, उस पुस्तक में किस भाषा में वो लिखे हुए थे? तो ये ग्रीक का, है ना, एक क्षेत्रीय भाषा था, आयोनिक भाषा। तो उसी आयोनिक भाषा में अपने पुस्तक में डेट के साथ गुजरा हुआ बात को लिखे थे, ठीक है? आगे चलकर यही इतिहास के रूप ले लिया, और इसी को हिस्ट्री का, मतलब ये हिस्टोरी का बुक था ना, इसी हिस्टोरिका से इसका नाम हिस्ट्री पड़ गया, और हम लोग तब से हिस्ट्री पढ़ने लगे, है ना? तो हिस्ट्री के फादर इन्हीं को कहा जाता है, हेरोडोटस कहा था। हाँ, ये हेरोडोटस जो है वो बहुत ज़्यादा वो कह सकते हैं हिस्ट्री के वो विद्वान नहीं थे, कह सकते हैं। लेकिन हाँ, वो स्टार्टिंग किए हैं थे, इसलिए उसको हम कहते हैं कि वो इतिहास के फादर। कोई भी चीज़ जो स्टार्टिंग होता है, उसका वैल्यू या फिर उसका नाम बहुत ज़्यादा होता है ना, क्योंकि वो शुरू किए ना, बिना किसी से देखे, बिना कुछ किए, अपने आप से शुरू किए, इसलिए उसका नाम ज़्यादा होता है। बाद में देख के किए, हाँ, उससे अच्छा किए, लेकिन किसी न किसी से देख के किए ना, उसका नाम एक हिसाब से होता है, कम होता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है कि ये इतिहास के क्या है, फादर है, क्योंकि ये सबसे पहले गुज़रे हुए बात को डेट के साथ लिखे थे, अपने अपने कह सकते हैं डायरी में या अपने कॉपी में लिखे थे, उसका नाम था हिस्टोरिका। बाद में ये हिस्टोरिका पुस्तक पड़ गया, और ये हिस्टोरिका जो ग्रंथ है ना, इसमें भारत के बारे में भी लिखा हुआ है। भारत और फ़ारस के युद्ध के, भारत और फ़ारस के बीच जो व्यापार होता था ना, इसके बारे में भी इसमें ये हिस्टोरिका पुस्तक जो है उसमें लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये हम लोग इतिहास का
एक हिसाब से पूरा परिचय जान लीजिए कि क्या होता है, किसे कहते हैं और इसका ये आया कहाँ से, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि अपने पढ़ने के हिसाब से इतिहास को 3 कालखंडों में बाँट कर पढ़ते हैं, ठीक है ना? यहाँ पर भी एक बात है, देख लीजिए। एक आदमी है एक आदमी है, वो इतिहास को मिलने वाले चीज़ों के हिसाब से इतिहास को 3 भागों में बाँटे हैं। और एक दूसरे और कोई विद्वान है, वो है ना यहाँ पे पढ़ा हुआ लिखित सामान मिला है ना, उस हिसाब से इतिहास को बाँटे हुए हैं, ठीक है। तो मिलने वाले सामानों के हिसाब से इतिहास को बाँटे हुए हैं। थॉमसन नाम का जो एक वैज्ञानिक है, विद्वान है ना? तो वो विद्वान बाँटे हैं कि इतिहास को 3 भागों में वो भी बाँटे हैं, लेकिन वो मिलने वाले सामानों के हिसाब से बाँटे हैं। मिलने वाले सामानों के हिसाब से बाँटे हैं। तो पत्थर मिला है, इसलिए इसका नाम रख दिए हैं पाषाण काल। फिर इसके बाद कांसा मिला है, इसलिए कांस्य काल या कांस्य युगीन, ठीक है। इसके बाद लोहा मिला है, इसलिए लौह युगीन, है ना? तो ये थॉमसन नाम का जो विद्वान है, वो इतिहास को 3 कालखंडों में बाँटे हैं। पहला पाषाण काल मतलब पत्थर का काल, दूसरा कांस्य युगीन मतलब कांसा का काल, और तीसरा लौह युगीन मतलब लोहा का काल। ये 3 भागों में बाँटे हुए हैं। लेकिन एक और आदमी का नाम है जॉन जॉन ब्रूस है। वो जॉन ब्रूस इतिहास के समय को 3 भागों में वो भी बाँटे हैं, लेकिन वो मिलने वाले लिखित सामानों लिखित वस्तु जो है उनके हिसाब से, है ना? पहले के सबसे पहले वो बाँटे हैं कि प्राक-ऐतिहासिक काल है, मतलब वहाँ पे से कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला हुआ है। तो उसको क्या बोले हैं वो कि प्राक-ऐतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल, ठीक है? उसके बाद क्या बोले कि मिलने वाला चीज़ तो मिला है उसके बाद प्राक-ऐतिहासिक काल के बाद, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसका नाम रख दिए हैं आदि ऐतिहासिक काल, ठीक है। और इसके बाद जहाँ पे लिखा हुआ चीज़ मिला है उसको पढ़ा भी जा सकता है, इसलिए उसका नाम क्या रख दिए हैं, ऐतिहासिक काल रख दिए हैं, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लिखित स्रोतों के हिसाब से इतिहास के कालखंड को किसने बांटा और कितने भागों में बांटा। तो ये बांटे हैं जॉन ब्रूस, और ये 3 भागों में बांटे हुए हैं, ठीक है। एक प्राक ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, और उसके बाद क्या है, ऐतिहासिक काल मतलब प्री हिस्टोरिक एरा, प्रोटो हिस्टोरिक एरा और हिस्टोरिक एरा, ठीक है। फिर उसके बाद ये मिलने वाले सामानों के हिसाब से इतिहास को बांटे हुए हैं कौन, तो थॉमसन। क्या है, पाषाण काल, कांस्य युगीन और लौह युगीन, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इतिहास से कालखंड को पढ़ते हैं, है ना? तो कालखंड क्या कोई भी बोल सकते हैं, है ना? जैसे कि पाषाण काल भी बोल सकते हैं और प्रागैतिहासिक काल भी बोलते हैं, बात सेम ही है ना? तो हम लोग क्या करते हैं कि पाषाण का सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल को पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल को पढ़ लेंगे, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल को दम मस्त से पढ़ेंगे, क्योंकि ऐतिहासिक काल के जो है को जानने के लिए हम लोग को ऐतिहासिक स्रोत है, तो ऐतिहासिक स्रोत को हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना? तो इसको बाद में अच्छी तरह से और आगे कंटिन्यू किया जाएगा, है ना? अभी हम लोग इस वीडियो में प्राग ऐतिहासिक काल को अच्छी तरह से जान लेते हैं, ठीक है। तो प्राग ऐतिहासिक काल को इंग्लिश में बोला जाता है प्री हिस्टोरिक एरा, ठीक है। इसको भी हम लोग 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। एक क्या, पूरा पाषाण काल, पत्थर का है ना समय, तो पूरा पाषाण काल इसको एक भाग में बांट कर पढ़ते हैं। उसके बाद मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल, ठीक है। और इसी के बाद में एक छोटा सा एक समय आ जाता है जिसमें तांबा का खोज हुआ था, इसलिए इसको ताम्र पाषाण काल भी बोला जाता है ना। तो मेनली प्राक ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांट कर पढ़ा जाता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या नव पाषाण काल। इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि पाषाण काल को मेनली 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है। और इसके बाद का जो समय होता है उसको ताम्र पाषाण काल बोलते हैं। और इसी के जस्ट बाद, ताम्र पाषाण काल के जस्ट बाद आदि ऐतिहासिक काल शुरू हो जाता है, और उसी में हम लोग हड़प्पा सभ्यता को या सिंधु सभ्यता को या कांस्य युगीन सभ्यता, तीनों एक है ना, नाम अलग अलग है, इन सभ्यता को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग सबसे पहले क्या शुरू करेंगे, पाषाण काल को, ठीक है। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्राक ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, है ना। इतिहास का वह समय जिसमें मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था, इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो पाषाण काल को जान लेते हैं, ठीक है। यह काल पूर्ण रूप से पत्थर के औजार और जलवायु परिवर्तन के आधार पर विकसित किया गया है, ठीक है। परिवर्तन के क्रम में मानव जो है आदि मानव से ज्ञानी मानव की तरफ विकसित हो रहा था। आदि मानव, आदि का मतलब ही होता है प्रारंभ या शुरू, मानव का मतलब मानव, तो मानव का शुरू जो हुआ है वहां से लेके ज्ञानी मानव की तरफ विकसित होता होता रहा था, ठीक है। जिसका क्रम हम लोग देख सकते हैं कि ये क्रम है, ठीक है। तो ये आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कि जो
था ये क्रम, है ना। तो ये पहला क्रम क्या था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है, ये 30 लाख ईसा पूर्व था। फिर उसके बाद होमो इरेक्टस आए। होमो इरेक्टस मतलब ये मानव ही है, लेकिन ये जब झुक के चले होंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा टाइट होकर, फिर उसके बाद सीधा, उसके सीधा, है ना। तो आप लोग इस क्रम में बढ़ते बढ़ते देख लीजिए, 30 लाख साल, 30 लाख ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह से 30 लाख ईसा 30 लाख साल पहले हम लोग मानव का एक प्रजाति था जिसका नाम क्या था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है। ये सबसे पहले इसको बोला जा सकता है कि आदि मानव जो है, या आदि मानव है, मानव का सबसे पहला जो पूर्वज है वो कह सकते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, जो 30 लाख ईसा पूर्व में थे, ठीक है। ये एकदम झुक के चलते थे, ठीक है। उसके बाद होमो इरेक्टस है, जो थोड़ा सीधा होकर चलते रहे। उसके बाद फिर उसका क्रम बढ़ता रहा है, और धीरे 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 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व में ज्ञानी मानव मतलब होमो सेपियंस का विकास हुआ, और हम लोग जो है होमो सेपियंस ही कहलाते हैं, मतलब हम लोग एकदम ज्ञानी मानव हैं, ठीक है। तो मानव के आदि पूर्वज का जन्म ऑस्ट्रेलोपिथेकस से हुआ था, ठीक है। मानव का सबसे पहला जो पूर्वज बोला जाएंगे, जिससे हम लोग अभी आज तक हम लोग जो निरंतर अपने आप को विकास करते आ रहे हैं, तो सबसे पहला जो था ना, वो कौन थे, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था, मानव का एक प्रजाति, जो सबसे पहला जो प्रजाति माना गया है, मानव का सबसे पहला जो माना गया है पूर्वज, वो कौन थे, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मानव के आदि पूर्वज का नाम बताइए, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, ठीक है। उसके बाद रामापिथेकस का भारत में पहला साक्ष्य शिवालिक की श्रेणी से मिला है, ठीक है। दो पैर पर सीधा होकर चलने वाला पहला मानव कौन था, तो होमो इरेक्टस था। होमो इरेक्टस एक मानव का प्रजाति कह सकते हैं, वो सबसे पहले वह एक कह सकते प्रजाति था, या कह सकते मानव का एक वैसा समय था जिसमें क्या होता था कि वे अपने आप को विकसित कर चुके थे, और वो दो पैर पर सीधा होकर चलना शुरू कर दिए थे। तो वो कौन से थे, तो वो होमो इरेक्टस थे। वो मानव ही थे, लेकिन वो होमो इरेक्टस थे, ठीक है। तो दो पैर पर सीधा होकर चलने वाला जो पहला मानव था वो कौन था, होमो इरेक्टस था, ठीक है। मानव का पहला प्रमाण विश्व के संदर्भ में दक्षिण अफ्रीका से प्राप्त हुआ था, जिसका काल रेडियो कार्बन तिथि के द्वारा 26 लाख ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है, ठीक है। लेकिन महाराष्ट्र में बोरी नामक स्थान से जो साक्ष्य मिला है, इसका काल 14 लाख ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है, ठीक है। मतलब भारत में एक महाराष्ट्र में जो मिला है बोरी नामक स्थान से ना, जिसका काल निर्धारित किया गया है 14 लाख ईसा पूर्व, ठीक है। चलिए, इस वक्त का जो काल था हिमयुग के नाम से जाना जाता था, संबोधित किया जाता है, ठीक है। पुरातात्विक दृष्टिकोण के अनुसार हमारी पृथ्वी लगभग 4 अरब वर्ष पुरानी है, जो 4 अवस्थाओं से होकर गुजरी है। चौथी और अंतिम अवस्थाओं को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक क्या है, होलोसीन, और दूसरा क्या है, प्लाइस्टोसीन, ठीक है। मानव और स्तनधारी जीवन का जन्म ना सर्वप्रथम प्लाइस्टोसीन काल में ही हुआ था, है ना। ये जो प्लाइस्टोसीन जो काल है, इन सब के बारे में एक और वीडियो में हम लोग एक स्पेशली जान लेंगे, लेकिन सिंपल सा समझ लीजिए, अभी सिंपल सा समझ लीजिए कि पुरातात्विक दृष्टिकोण से सबसे पहले सिंपल सा समझ लीजिए, है ना, कि पुरातात्विक दृष्टिकोण के अनुसार हमारी पृथ्वी लगभग 4 वर्ष पुरानी है, जो 4 अवस्थाओं से होकर गुजरा है। चौथा और अंतिम अवस्था जो है वो उसको हम लोग 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में, पहला क्या है, होलोसीन, दूसरा क्या है, प्लाइस्टोसीन, ठीक है। तो जो प्लाइस्टोसीन है ना, इसी में क्या हुआ था कि सबसे पहले मानव और स्तनधारी जो जीव है उसका क्या हुआ था, विकास हुआ था, ठीक है, या जन्म हुआ था, ठीक है। पाषाण काल जो है, पाषाण काल के बारे में सबसे पहले जो बताने वाले हैं, या उसके जानकारी जो पाषाण काल के बारे में हम लोग को देने वाले हैं, वो रॉबर्ट ब्रूस फूट है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पाषाण काल के बारे में जानकारी प्रस्तुत सबसे पहले किसने की और कब की। सबसे पहले जो पाषाण काल के बारे में हम लोग को बताने वाले जो है रॉबर्ट ब्रूस फूट है, और ये कब बताएं, तो 1863 ईसा पूर्व में, ईस्वी में, 1863 ईस्वी में ये बताएं, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि पाषाण काल के बारे में सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में जानकारी प्रस्तुत की थी, ठीक है। मद्रास के पास एक पल्लवरन नामक स्थान में इसका कुछ साक्ष्य प्राप्त हुआ था, जिसके आधार पर पाषाण काल का निर्धारित किया गया था। अध्ययन की सुविधा के लिए इसको हम लोग 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। किसको, पाषाण काल को, मतलब हम लोग अपने पढ़ाई करने की सुविधा के लिए पाषाण काल को 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, पूरा पाषाण काल है, लेकिन इसका पहला प्रकार क्या है, पूरा पाषाण काल। उसके बाद मध्य पाषाण काल, उसके बाद क्या है, नव पाषाण काल, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल के बारे में शॉर्ट से जान लीजिए कि इस वक्त के जो लोग थे वो आखेटक थे, मतलब शिकारी थे, और ये संग्राहक थे, मतलब
खाना खाने के लिए इधर-उधर भटकते थे और थोड़ा बहुत इकट्ठा भी करते थे, ठीक है? इसके बाद मध्य पाषाण काल है, ये भी लोग आखेटक थे, लेकिन ये लोग पशु पालना मतलब पशु को पालना ये लोग शुरू कर चुके थे। अच्छी तरह से नहीं, खेती भी करना लगभग शुरू कर चुके थे, लेकिन एकदम अच्छी तरह से नहीं। और नवपाषाण काल है, ये लोग कृषि उत्पादक अच्छे तरीके से एक व्यवस्थित ढंग से ये लोग खेती करना भी और पशुपालना भी शुरू कर दिए थे, ठीक है? लेकिन मध्य पाषाण काल के भी लोग जो थे, उस वक़्त भी खेती होती थी कह सकते थे, या पशुपालन भी अच्छे तरह से नहीं, लेकिन होते थे। लेकिन नवपाषाण काल है, मतलब समय को बीतने के बाद जब नवपाषाण काल आया, तो उस वक़्त क्या होता था कि कृषि उत्पाद अच्छे से अच्छे एक व्यवस्थित ढंग से होने लगा और यहाँ के लोग पशुपालन भी अच्छी तरह से करने लगे। ठीक है? तो अब हम लोग इसके काल के बारे में जाने। देखिए, इसके काल के बारे में है ना, अलग-अलग पुस्तक में थोड़ा बहुत अलग-अलग रहता ही है लगभग, सारे जगह एकदम सेम नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है? तो पूरा पाषाण काल को जो माना कहीं-कहीं पे लिखा रहता है कि 25 लाख से लेके 12,000 ईसा पूर्व तक को जो समय था, 12,000 ईसा पूर्व तक के जो समय था उसको पूरा पाषाण काल बोला जाता है, ठीक है? और कहीं-कहीं पे लिखा रहता है 30 लाख से लेके 10,000 ईसा पूर्व जो है उसको पूरा पाषाण काल के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है? उसके बाद मध्य पाषाण काल जो है ना? जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मेसोलिथिक एज, है ना? तो मध्य पाषाण काल जो है इसके समय को निर्धारित किया गया है कहीं कि 9,000 से लेके 4,000 ईसा पूर्व के बीच के जो समय है उसको मध्य पाषाण काल बोला जाता है। ठीक है? फिर उसके बाद नवपाषाण काल है, उसका 9,000 ईसा पूर्व से लेके 1,000 ईसा पूर्व के बीच के समय को बोला जाता है नवपाषाण काल। ठीक है? बस ये काल है। तो काल को थोड़ा-सा जो काल का जो समय है ना, इसमें थोड़ा-सा कहीं-कहीं पे अलग-अलग देखने को मिल सकता है। ठीक है? तो अब हम लोग पूरा पाषाण को जान लेते हैं अच्छी तरह से कि पूरा पाषाण काल क्या था, पूरा पाषाण काल में क्या-क्या हुआ, है ना? आग की खोज कब हुई, इसको एकदम अच्छी तरह से जान लेते हैं। ठीक है? अब देखिए, पूरा पाषाण काल को हम लोग एक ही बार में पढ़ सकते हैं, लेकिन पूरा पाषाण काल को भी है ना, एक लंबा समय था ना, 30 लाख से लेके 10,000 ईसा पूर्व था ना, तो इस तो लंबा समय था ना, इसमें भी है ना बहुत सारा गैपिंग देखा गया कि इतना साल में कुछ और विकसित हुआ, इतने साल में कुछ और हुआ, इतने साल में कुछ और हुआ। इसलिए हम लोग पूरा पाषाण काल को भी ना 3 भागों में बाँट कर पढ़ते हैं। एक को बोलते हैं निम्न पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल, उसके बाद उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है? तो 30 लाख से लेके 1 लाख जो है ना, 30 लाख से लेके 1 लाख के बीच का जो समय होता है ना, उसका नाम हम लोग रख दिए हैं पूरा पाषाण काल। तो है ही 30 लाख से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक को हम लोग पूरा पाषाण काल बोलते हैं, है ना? लेकिन 30 लाख से लेके 1 लाख ईसा पूर्व के जो बीच का समय है उसको निम्न पूरा पाषाण काल भी बोला जाता है, ठीक है? बाँट दिए हम लोग, ठीक है? उसके बाद क्या है कि 1 लाख से लेके 40,000 ईसा पूर्व है, उसको भी उसको बाँट दिया गया है, उसका नाम दे दिया गया है मध्य पूरा पाषाण काल। उसके बाद 40,000 जो है, 40,000 ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व है, इसको हम लोग उच्च पूरा पाषाण काल में बाँटा गया है, ठीक है? तो अब हम लोग निम्न पूरा पाषाण काल का ही जो पहला प्रकार कह सकते हैं, है ना? तो निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में जान लेते हैं, ठीक है? पाकिस्तान की सोहन नदी घाटी क्षेत्र में इस काल से संबंधित सबसे अधिक साक्ष्य मिला हुआ है। मतलब पूरा पाषाण काल मतलब 10 लाख से लेके 1 लाख ईसा पूर्व के बीच का, बीसी बिफोर क्राइस्ट ना, तो इसके बीच में है ना, सोहन नदी जो पाकिस्तान वाले एरिया में सोहन नदी है, तो वहाँ पे है ना बहुत सारा साक्ष्य मिला है जो निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है ना, इसलिए इसको सोहन संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि सोहन नदी के पास मिला हुआ है, इसलिए इसको सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। इस काल की प्रमुख औजार जो थी ना, वो हस्त कुठार औजार था। ठीक है? कौन औजार था, मतलब ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पूरा पाषाण काल का प्रमुख औजार का नाम बताइए, या पूरा पाषाण काल के जो अंदर है निम्न पूरा पाषाण काल के प्रमुख औजार का नाम बताइए, तो क्या है, हस्त कुठार औजार है। ठीक है? इसलिए इसको हस्त कुठार संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है? अब इसके बाद पूरा पाषाण काल में इसके आगे देख लेते हैं मध्य पूरा पाषाण काल है ना? इस काल की प्रमुख विशेषता बटिकस्म उद्योग था। मतलब नदी में जलधारा के प्रभाव से बड़े-बड़े पत्थर घिसकर छोटे-छोटे खिलौने के रूप में आकर ग्रहण कर लेते थे, और उसी को क्या बुलाया जाता था, बटिकस्म बोला जाता था। और इससे आदमी का मतलब उस वक्त के जो लोग हथियार या जो औजार बनाते थे ताकि वो शिकार कर सके। ठीक है? तो जैसे कि पत्थर बड़ा बड़ा होता था, इस वक्त के तो जो निम्न पूरा पूरा पाषाण काल के जो लोग थे, तो वो लोग क्या करते थे कि शिकार करते थे। मेनली उन लोग का खाना का जो स्रोत था वो शिकार करके ही, तो वो लोग बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ पे जाते थे और वहां पर से क्या करते थे कि वो बड़ा बड़ा पत्थर को नीचे ढुलका देते थे या गिरा देते, ताकि जो नीचे जो जानवर सब है उसके ऊपर गिरता था और ताकि वो मर जाता था और वो खा जाते थे उसको, है ना? लेकिन धीरे धीरे इन लोग का दिमाग विकसित हुआ, है ना? मध्य पाषाण काल मतलब 1 लाख, मतलब देख लीजिए यहाँ पे
ऊपर में जो है निम्न पूरा पाषाण काल में कितना दिन बाद आदमी को थोड़ा सा दिमाग विकसित हुआ, तो वो क्या करने लगे कि पानी के जो धारा जो प्रवाह करती थी तेजी से, है ना? तो उसी के धारा से क्या करते थे कि पत्थर को तोड़ते थे, छोटा-छोटा हो जाता था और उसी से क्या करते थे कि वो शिकारी करते थे, ठीक है? या खिलौने ये सब भी बनाते थे, ठीक है? उसी को बोला गया है बटिकस में बोला गया है, ठीक है? चलिए, इस काल की प्रमुख औजार जो था फलक और सल्क था। सल्क मतलब ब्लेड, है ना? फलक और सल्क था, ठीक है? तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मध्य पूरा पाषाण काल का प्रमुख औजार कौन-कौन था? तो फलक और सल्क था, ठीक है? उसके बाद हम लोग उच्च पूरा पाषाण काल को जान लेते हैं, है ना? इस समय हिमयुग समाप्त हो गया था। इस काल की 2 प्रमुख विशेषताएँ ये हैं, नए नए चकमक उद्योग और ज्ञानी मानव का उदय हुआ था और इसी वक़्त उच्च पाषाण काल में ही, है ना? मतलब पूरा पाषाण काल के लास्ट में, ये भी कह सकते हैं कि पूरा पाषाण काल के लास्ट में क्या हुआ था कि ज्ञानी मानव का उदय हो गया था। मतलब 40,000 ईसा पूर्व से लेके 10,000 के बीच में ज्ञानी मानव का क्या हो गया था? उदय हो गया था और इसी काल में सबसे पहले आग का आविष्कार हुआ था, ठीक है? तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि पूरा पाषाण काल के लास्ट में, पूरा पाषाण काल के लास्ट में आग का आविष्कार हुआ था, ठीक है? ये भी, है ना, आग का आविष्कार हुआ, तो इसके बारे में भी अलग-अलग लोग हैं, अलग-अलग तरह के बात बोलते हैं। कोई बोलते हैं कि एक जंगल था, उसमें बहुत तेज़ हवा बढ़ रही थी, जिसकी वजह से 2 पेड़ आपस में टकरा गए और जंगल में पूरा आग लग गया, है ना? जिसकी वजह से यहाँ के लोगों के बारे में आग का जानकारी सबसे पहले हुआ था और ये भी कही जाती है कि बच्चे सब पत्थर से खेल रहे थे, तो पत्थर में पत्थर टकरा के चिंगारी निकला, तो आग का जन्म हुआ, है ना? जिससे बड़े लोग जो थे वो देखे होंगे एक हिसाब से, तो वो भी क्या किए कि जानबूझ के टकरा के देखे, तो आग निकला, तो इन लोग को आग के बारे में जानकारी हुई, ठीक है? एक दिन मान लेते हैं कि ये लोग ही आग आग को जलाते जलाते रहे होंगे, है ना? जंगल में ही, है ना? या फिर कह सकते हैं कि जंगल जल रही होगी, तो क्या हो रहा था कि उस वक़्त कोई उसमें जानवर भी जल गया होगा, तब इसको क्या किए होंगे कि ये लोग जानवर को खाए होंगे, तो इसको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा होगा, तब इसके बाद ये लोग जानवर को भी जला के खाने लगे, है ना? तो एक दिन मान लेते हैं कि ये लोग सुबह में या फिर शाम में जंगल में आग लगाए होंगे कुछ पकाने के लिए, कुछ बनाने के लिए, है ना? उसके बाद क्या हुआ कि जलते-जलते शाम हो गई होगी। है ना? और उसी वक़्त कोई जानवर आया होगा, तो शेर आया होगा मान लेते हैं, उसके बाद क्या हुआ कि वो शेर आग को देख के भाग गया होगा, तो ये लोग को पता चला कि हाँ, ये जो है आग है वो जानवरों से रक्षा भी करता है। तो आग का ये लोग अच्छी तरह से इस्तेमाल जान गए थे कि ये खाने को टेस्टी भी बनाता है और हमें जानवर से भी रक्षा करता है और ठंडी के समय में ये हमको गर्माहट भी देता है। तो आग के बारे में ये लोग को अच्छी तरह से इम्पोर्टेंस इसका क्या है, मतलब इसका आग से क्या-क्या हमें हो सकता है, इन सब के बारे में ये अच्छी तरह से ये लोग जान चुके थे, ठीक है? धीरे-धीरे ही जाने, ठीक है ना? चलिए, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो पूरा पाषाण काल के लास्ट में ही आग का आविष्कार हुआ और ज्ञानी मानव का क्या हुआ था कि ज्ञानी मानव का उदय हुआ था और इस समय का जो पूरा पाषाण काल मतलब कि लास्ट में, मतलब उच्च पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था कि उस वक़्त का जो समाज था मातृसत्तात्मक था, मतलब महिलाओं लोग का जो था वो लोग को ज़्यादा इज़्ज़त होता था, ठीक है? इस काल के प्रमुख जो औज़ार थे बेदनी, छेदनी और खुरचनी था, ठीक है? तो ये सिंपल सा आप समझ लीजिए कि पूरा पाषाण काल का जो कह सकते हैं फ़ेमस या प्रमुख जो औज़ार था ना, कह सकते हैं, तो वो क्या था? एक था हस्त-कुठार था, उसके बाद क्या था? फलक और सल्क था, उसके बाद बेधनी, छेदनी और खुरचनी था। तो ये जो चारों पाँचों जो है, ये कह सकते हैं पूरा पाषाण काल का औज़ार था। तो एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि पूरा पाषाण काल के 5 औज़ार का नाम बताएँ, है ना? मान लेते हैं कि अगर 12th के एग्ज़ाम में पूछा जा सके, तो पूरा पाषाण काल के 5 या फिर 5 औज़ारों का नाम बताएँ, या फिर एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है, कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम में कुछ औज़ार का नाम दे देंगे, ये बोलेंगे कि ये कौन-सा काल का है ना? तो आप लोग को ध्यान रहेगा कि जो हस्त-कुठार है या सल्क या फलक जो है या बेदनी, छेदनी या खुरचनी जो है, ये सब पूरा पाषाण काल का ये सब औज़ार था, ठीक है? अब हम लोग मध्य पाषाण काल के बारे में जान लेते हैं, ठीक है? इस काल के बारे में सबसे पहले जो हम लोग को जानकारी जो दिए हैं, जानकारी प्रस्तुत किए हैं, वो लॉर्ड कर्साइल थे। कौन थे? लॉर्ड कर्साइल थे। तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि मध्य पाषाण काल था ना, तो इस काल के बारे में हमको बताया कौन? कोई ना कोई तो होंगे ना जो बताने वाले सबसे पहले, तो ये बताने वाले जो थे वो लॉर्ड कर्साइल थे, ठीक है? और ये कब बताएँ, ये कब जानकारी प्रस्तुत किए सबके सामने? तो ये 1867 ईस्वी में, ठीक है ना? तो यहाँ से भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि मध्य पाषाण काल के बारे में सर्वप्रथम हम लोग को जानकारी किसने प्रस्तुत की थी? तो लॉर्ड कर्साइल ने प्रस्तुत की थी। कब? 1867 ईस्वी में, ठीक है? इस समय शिकारी जीवन आखेटक
कह सकते हैं शिकारी जीवन को आखेटक भी बोला जाता है ना। तो इस वक्त शिकारी जीवन पहले से चलता आ रहा था और अंतिम समय में पशुपालन भी जुड़ गया था, और ये मध्यपाषाण काल में पशुपालन भी जुड़ गया था। मध्यपाषाण काल के जो लोग थे वो लोग खेती के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन मध्यपाषाण काल के लास्ट में कह सकते तो लोग खेती के बारे में जाने होंगे, वो भी थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से नहीं, ठीक है। तो पहले से तो शिकारी व्यवस्था ये सब शिकार करना वो सब तो चलता आ रहा था, लेकिन जो मध्यपाषाण काल था उसमें पशुपालन भी जुड़ गया। मतलब मध्यपाषाण काल जो है उस वक्त के जो लोग कि शिकारी पशुपालना भी शुरू कर देंगे। पशुपालना कैसे शुरू कर दिए होंगे? एक एग्जांपल में कह सकते हैं कि वे लोग मान लेते हैं कुत्ता रहा होगा, कुत्ता को खाने के लिए रखे होंगे, है ना? लेकिन रात हो गई होगी तो ये लोग सोचे होंगे कि सुबह में खाएँगे, तो रात में वो घर के बाहर ही कुत्ता को बाँध दिए होंगे मान लेते हैं, है ना? तो कोई रात को कोई दूसरा जानवर आया होगा तो ये कुत्ता भौंका होगा, है ना? तो इन लोग को पता चला कि हाँ, ये कुत्ता जो है वो दूसरे जानवर से बचाता है। तो ये लोग कुत्ता को पालना शुरू किए होंगे, है ना? तो कह सकते हैं, और इससे ये भी ऐसा भी सवाल भी है कि सबसे पहले कौन-सा जानवर को पालतू बनाया गया? तो सबसे पहले कुत्ता ही जानवर जो था सबसे पहले उसको पालतू बनाया गया था। ठीक है? वो भी कब? मध्यपाषाण काल में। कब? मध्यपाषाण काल में, ठीक है ना? इस समय मध्यपाषाण काल में जो था ना वो पहले से ज़्यादा इस वक़्त का जो पत्थर का जो औज़ार होता था ना वो छोटा और धारदार बनाना शुरू कर दिए थे। इस वक़्त के जो लोग थे, मध्यपाषाण काल के जो लोग थे ना, वो पहले की अपेक्षा हथियार को धारदार और छोटा बनाना शुरू कर दिए थे। ताकि जब छोटा रहेगा तभी तो दूर से धारदार रहेगा, तेज़ रहेगा, नुकीला रहेगा, और छोटा रहेगा तभी तो दूर से चला के मार देंगे, है ना? लेकिन पूरा पाषाण काल जो है उस वक़्त में शुरू में क्या करते थे कि बड़े-बड़े पत्थर को क्या करते थे, एक जगह रहता था, है ना? वहाँ पे सब लोग झुंड बना के जाते थे और नीचे जानवर कोई दिखता था तो उसको उसके ऊपर गिरा देता था ताकि वो मर जाता, है ना? लेकिन धीरे-धीरे दिमाग जब विकसित हुआ तो पत्थर को छोटा किए, कैसे किए? तो वो ये क्या था, बटिकस मतलब क्या हुआ कि जब पानी का जो धार होता था उसकी मदद से वो पत्थर को छोटा करता था और क्या करता था कि उसी से शिकार करते थे। लेकिन धीरे-धीरे विकसित होते-होते मध्यपाषाण काल में वो लोग क्या करने लगे कि ये जो हथियार था, अपने जो औज़ार था उसको धारदार और छोटा बनाना शुरू कर दिए थे, ठीक है? अब एक और बात जान लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा हर हाल में, ठीक है? कि बागौर एक जगह है राजस्थान में। बागौर एक जगह है, कहाँ पे है? राजस्थान में है। तो वहाँ पे और मध्य प्रदेश में एक जगह का नाम है आदमगढ़, ठीक है? तो राजस्थान का एक बागौर और मध्य प्रदेश का आदमगढ़, यहाँ से सबसे पहले पशुपालन का साक्ष्य मिला है। पशुपालन का साक्ष्य मिला है जो मध्यपाषाण काल का था, ठीक है? तो मध्यपाषाण काल का या सिंपल सा कह सकते हैं कि सबसे पहले पशुपालन का साक्ष्य कहाँ मिला है, कहाँ से मिला है? तो राजस्थान में एक जगह है बागौर से मिला है, उसके बाद मध्य प्रदेश में एक जगह है आदमगढ़, तो वहाँ से सबसे पहले पशुपालन का साक्ष्य मिला है। हाँ, लेकिन ये पशुपालन एकदम अच्छा तरह से व्यवस्थित ढंग से ये लोग नहीं करते थे। ये लोग बस कह सकते हैं कि ये लोग शुरू ही किए थे। कोई भी काम जब शुरू होता है तो बहुत बेहतर नहीं होता है। धीरे-धीरे उसमें आदमी लगता है तो ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है तो वो ज़्यादा बेटर हो पाता है ना? तो उसके बाद क्या हुआ कि मध्यपाषाण काल में ही, मध्यपाषाण काल के जो समय था उसी समय में ही क्या हुआ था कि मध्य प्रदेश में एक जगह है भीमबेटका, तो वहाँ से क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा मध्य प्रदेश में भीमबेटका है, वहाँ से गुफ़ा घर मिला था। मतलब गुफ़ा चित्र भी कह सकते हैं या गुफ़ा घर भी कह सकते हैं इसको, है ना? तो यहाँ से बहुत ज़्यादा कह सकते हैं तो गुफ़ा घर मिला है या गुफ़ा चित्र भी यहाँ से मिला। कहाँ से? भीमबेटका, जो मध्य प्रदेश में, ठीक है? तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि भीमबेटका कहाँ है? भीमबेटका कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में। यहाँ से क्या मिला है? तो यहाँ से गुफ़ा घर या गुफ़ा चित्र यहीं से मिला है। ठीक है? चलिए, और इसको भीमबेटका में जो भी गुफ़ा चित्र या फिर इसे मिला है ना? इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल भी किया है। कितना ख़ास बात है। ठीक, अब हम लोग नवपाषाण काल के बारे में जान लेते हैं, ठीक है? इस काल के बारे में सर्वप्रथम हम लोग को जो जानकारी प्रस्तुत किए हैं, वो क्या कौन है? तो सर जॉन लुबाक है। सर जॉन लुबाक है। ये कब हम लोग को जानकारी प्रस्तुत किए? तो 1865 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में। इसको याद कर लीजिएगा। पाषाण काल के बारे में हमको जानकारी कौन प्रस्तुत किए हैं? तो वो ब्रूस फ्रूट थे। कब? तो 1863 ईस्वी में, ठीक है? उसके बाद मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी प्रस्तुत कौन किए हैं? तो वो लॉर्ड कर्साइल किए थे। कब? तो 1867 ईस्वी में। फिर उसके बाद नव पाषाण काल के बारे में जानकारी किसने प्रस्तुत किए थे? तो वो सर जॉन लुबाक, और कब? 1865 ईस्वी में, ठीक है? इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए,
इसके बाद देख लीजिए, यह काल पूर्व की अपेक्षा विकसित काल था। ये जो काल था नौ, जाहिर सी बात है कि आदमी धीरे धीरे विकसित होता चला आएगा ना। तो पूरा पाषाण काल से ज़्यादा विकसित आदमी हुआ है मध्य पाषाण काल में, अब मध्य पाषाण काल से भी ज़्यादा विकसित होगा आदमी नौ पाषाण काल में, और नौ पाषाण काल से भी आदमी ज़्यादा विकसित होगा आगे का समय में, है ना। जाहिर सी बात है, आदमी हर पल हरदम आदमी कुछ ना कुछ सीखते रहता है, विकसित उस आदमी होते रहता है कि नहीं। तो उसी बात है, यही बात है कि नौ पाषाण काल के बारे में सबसे पहले हमको जानकारी प्रस्तुत की है सर जॉन लुबॉक कब 1865 ईस्वी में। यह काल पहले की अपेक्षा विकसित काल था, ठीक है। जीवन अब अस्थायी हो गया था। जैसे कि मान लेते हैं कि ये लोग को तो पता भी नहीं होता होगा, उस वक्त रहा होगा कि कोई फसल कितना दिन तक रह पाता होगा। तो ये लोग का कि सबसे पहले मान लेते हैं कि उस वक्त क्या होता था कि मध्यपाषाण काल में ही समझ लीजिए कि मध्यपाषाण काल में क्या होता होगा कि उस वो लोग क्या होता था कि वे लोग के जो घर के जो लड़के लोग कह सकते या मर्द लोग थे जो, वो लोग शिकार करने जाते थे और घर के जो महिला लोग हैं वो घर में ही रहते थे, ठीक है। तो वो लोग का होता होगा कि कुछ खाते होंगे तो बिकते होंगे बीज को, तो वो लोग अपने आँख के सामने ही कोई चीज़ को बढ़ते देखते होंगे, है ना? इससे ये लोग को पता चला कि हाँ, बीज से क्या होता है कोई फसल हो जाता है, ठीक है। तो ये लोग क्या करने लगे कि बीज से ही फसल को रोपना या बोना शुरू कर दिए, ठीक है। तो ये लोग को पता भी नहीं था कि कितना दिन में होता है, किस मौसम में कौन होता है, कौन नहीं होता है। तो कोई भी बीज को किसी वक़्त भी रोप देते थे, कुछ-कुछ हो जाता था, कुछ-कुछ नहीं होता था, है ना? तो वो ही मान लेते हैं कि एक दफ़ा गेहूँ को इस तरह रोपे होंगे, है ना? तो इन लोगों को पता चला कि हाँ, गेहूँ है, तो गेहूँ कब होने में ये लोग इंतज़ार करने लगे कि गेहूँ क्या होगा, जब बड़ा होगा। तो बड़ा होने में उसको तो कम से कम 4-6 महीने तो लगेगा ना। तो उसी के वजह से वे लोग है ना, उसी को फसल के लिए या कह सकते हैं उसकी रक्षा करने के लिए क्या करने लगे कि वे लोग वहाँ पे रुकने लगे। इससे क्या हुआ कि वे लोग एक जगह धीरे-धीरे रुकते क्या हुआ कि अब सोचेंगे कि कब तक ऐसे रहें? तो वो वे लोग कह सकते हैं कि झोपड़ी टाइप या कुछ टाइप वो कुछ बनाए होंगे ताकि वहाँ पे अच्छे से रुक पाएँ सेफ़ली, है ना? तो वो धीरे-धीरे क्या हुआ कि वे लोग झोपड़ी टाइप बनाए होंगे। तब इन लोग को पता चला कि हाँ, ये जो झोपड़ी है बारिश में हम लोग को बारिश से भी बचाती है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि धूप में धूप से भी बचाती है ना? जानवरों से भी। तो इन लोगों को धीरे-धीरे पता चला कि हाँ, ये जो घर है, ये जो आवास का रहने का जो जगह है, ये सब बहुत ज़रूरी है। तो वे लोग धीरे-धीरे इसी प्रकार सबसे बचने-उचने के लिए, इस खाना को रक्षा करने के लिए, जो खाना मतलब भोजन जो बना हुआ है ना? अन्न, अनाज इस सब को रक्षा करने के लिए और फसल के लिए, इन सब के वजह से ये लोग एक जगह अस्थायी होना शुरू कर दिया। इन लोग को अच्छा भी लगा, फ़ायदा भी हुआ ताकि एक जगह रहेगा तो सब जानवरों से इसको रक्षा भी मिल पाएगा। और क्या हुआ कि ये लोग धीरे-धीरे फसल के बारे में भी जानकारी होती गई, ठीक है। तो यही तो नवपाषाण काल में ही क्या हुआ कि नवपाषाण काल तक आते-आते ये लोग जो लोग थे पूरी तरह से वे लोग अस्थायी हो गए, मतलब वे लोग एक जगह रहकर ही अपना जीवन को बिताना शुरू कर दिए थे, ठीक है। तो ये लोग का जो नवपाषाण काल के जो लोग थे ना, वो लोग का जीवन पूरा अस्थायी हो गया था। कृषि कार्य भी प्रारंभ हो गई थी और नवपाषाण काल के शुरू में कृषि, मध्यपाषाण काल के लास्ट में कृषि शुरू हो गई थी, लेकिन नवपाषाण काल में आते-आते ये लोग का कृषि जो हो गया था वो तो बेहतर हो गया था, ठीक है? व्यवस्थित व्यवस्थित ढंग से होना, कृषि भी करना ये लोग शुरू कर दिए। देख लीजिए, पूरा पाषाण काल में ये लोग शिकारी करते थे, है ना? उसके बाद क्या हुआ कि मध्यपाषाण काल में ये लोग पशु पालना शुरू कर दी और जो शिकार करते थे ना, वो बेहतर हो गया। और नवपाषाण काल में क्या हुआ कि इसमें बहुत ज़्यादा बेहतर से ये लोग शिकार करने लगे। मतलब पत्थर जो था ना, उसको बहुत छोटा करके और एक लकड़ी में पत्थर को क्या करने लगे, बाँधने लगे। ताकि दूर से ही भाला भाला टाइप कह सकते हैं या लकड़ी जो में पत्थर लगा हुआ है, ताकि दूर से ही उसको क्या कर सकते हैं, उसको पे चला के कह सकते हैं या उस पे एकदम फेंक के उसको मार मार सके ताकि वो मर जाएगा दूर से। तो ये लोग एकदम ज़्यादा दिमाग विकसित हो गया था, ठीक है? तो ये लोग बहुत ज़्यादा, ये लोग अब क्या हो गए, अस्थायी हो गए। नवपाषाण काल के लोग पूरी तरह से क्या हो गए, ये अस्थायी हो गए। साथ ही साथ ये लोग पशुपालन भी अच्छी तरह से करने लगे। उसके बाद ये लोग खेती भी करने लगे, है ना? और ये लोग जो का औज़ार जो था ना, वो लोग एकदम छोटे और लकड़ी में जोड़ के बाँध के और ये लोग उससे फेंक के मारना भी शुरू कर दिया। मतलब ये लोग बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए थे नवपाषाण काल के लोग, ठीक है? चलिए, तो नवपाषाण काल में है ना कुछ महत्वपूर्ण स्थल जो मिला है ना? उस स्थल के बारे में जान लेते हैं, ठीक। एक मेहरगढ़ जो मिला है, जो है ना पाकिस्तान में बलूचिस्तान में अवस्थित है। पाकिस्तान में कह सकते हैं राज्य बलूचिस्तान है, वहाँ पे ये अवस्थित मेहरगढ़ है, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले कृषि कार्य करने का प्रमाण मिला है, मतलब यहाँ पे सबसे पहले खेती अच्छी तरह से, खेती तो मध्यपाषाण काल में भी होता था ना, लेकिन अच्छे तरीके से नहीं। एक ही खेत में सारा कुछ बो दिया होगा वो लोग, मतलब अच्छे तरीके से नहीं मिला है। लेकिन नवपाषाण काल में एक अच्छे तरह से एक कृषि कार्य का प्रमाण मिला है, वो मेहरगढ़ से मिला है सबसे पहले। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे पहले
कृषि मतलब या कृषि कार्य मतलब खेती करने का सब प्रमाण कहाँ मिला है? तो मेहरगढ़ में मिला है। मेहरगढ़ कहाँ है? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, ठीक है। यहाँ से जौ और गेहूँ का प्रमाण या साक्ष्य मिला है, जिसका काल बताया गया है जो 7,000 ईसा पूर्व माना गया है, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम फसल के रूप में जौ के बारे में जानकारी मिलता है। भारत में सबसे पहले है ना फसल के बारे में हम लोग को जो जौ है ना उस फसल के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में एक और बुर्ज होम जो जगह है, बुर्ज होम के बारे में जान लेते हैं। बुर्ज होम है ना, तो ये बुर्ज होम कहाँ है? तो कश्मीर में है। कहाँ है ये? कश्मीर है। तो यहाँ से हमको गर्त आवास मिला है। क्या मिला? गर्त आवास। गर्त मतलब जमीन के अंदर, आवास में रहने की जगह। मतलब कश्मीर से हमें ज़मीन के अंदर है ना गुफा टाइप या घर घर मिला है, गर्त आवास मिला है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गर्त आवास कहाँ मिला है? तो बुर्ज होम में मिला है। क्या मिला है? बुर्ज होम में मिला है। बहुत ज़्यादा मात्रा में मिला है, बुर्ज होम में मिला है, ठीक है। गर्त आवास का मतलब देखिए कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ की अब ठंडी है, हवा है तो बहुत तेज़ बहेगी तो एक ही लहर में ना, ऐसा थोड़ी है कि वो नीचे जाएगा फिर ऊपर। हवा तो चारों तरफ है, ठीक है, लेकिन एक उसका एक कह सकते हैं जो लहर आएगा वो तो एक ही तरफ दिशा में जाएगा ना। तो उसीलिए वो लोग जानते होंगे थोड़ा बहुत कि गड्ढा करके वहाँ पे रहने लगे होंगे, है ना? ताकि वहाँ पे एकदम ठंडी-ठंडी हवा कम जाए, है ना? जिसकी वजह से वो लोग वहाँ पे गर्तावास ज़्यादा मिला है। तो कश्मीर में एक बुर्ज में वहाँ पे गर्तावास का प्रमाण मिला है, ठीक है? और यहाँ से एक और मिला है कि यहाँ के जो मालिक होते थे ना उसके साथ मालिक के शव के साथ कुत्ते को भी दफनाने जाने का प्रमाण मिला है। कहाँ पे? बुर्जों में। उसके बाद क्या है? गुफ़ कराल है, तो ये भी कश्मीर में स्थित है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कुलाल मतलब कुम्हार का घर, ठीक है। यहाँ से मृदभांड का पहला प्रमाण मिला है और यहाँ से गर्त आवास भी मिला है। कहाँ से? गुफ कराल से, ठीक है। इसके बाद क्या है? मिप कलिहल है ना, यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में है ना बेलन घाटी में अवस्थित है। यहाँ पर चावल की 2 प्रजाति का साक्ष्य मिला है, जिसका काल बताया गया है 6000 ईसा पूर्व, 6000 बीसी बताया गया है, ठीक है। एक चिरांद जो जगह है जो बिहार के सारण जिला में अवस्थित है, यहाँ से हिरन के हड्डी का औजार सबसे अधिक मात्रा में मिला है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हिरन के हड्डी का बना हुआ औजार सबसे ज़्यादा कहाँ मिला है? तो वो चिरांद के बिहार के एक चिरांद जो है वहाँ से मिला है, ठीक है। अब हम इसके बारे में कुछ फैक्ट को जान लेते हैं, है ना? जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, है ना? तो इस काल में सबसे पहले पहिया का आविष्कार इस काल में सबसे पहले पहिया का आविष्कार हुआ और इसका सर्वप्रथम प्रयोग मृदभांड बनाने वाले चाक के रूप में किया गया था, ठीक है। सर्वप्रथम अभी हम लोग जो पढ़े हैं ना वो नवपाषाण काल के बारे में पढ़ा है ना, तो नवपाषाण काल में सबसे पहले पहिया का आविष्कार हुआ और इसका सर्वप्रथम उपयोग मृदभांड मतलब मिट्टी का बर्तन बनाने वाले चाक के रूप में किया गया था, ठीक है। सर्वप्रथम कुत्ता को पालतू बनाया गया था। सबसे पहले जो कृषि हुआ था जौ और गेहूँ हुआ था। भारत में सबसे पहले कृषि खेती जो जौ हुआ था, ठीक है। इस काल की प्रमुख औजार पत्थर की कुल्हाड़ी था। नवपाषाण काल का जो प्रमुख औजार जो बताया गया है वो कुल्हाड़ी बताया गया, ठीक है। हड्डी का औजार भी बनाए जाते थे, ठीक है। नवपाषाण काल में हड्डी का भी औजार का साक्ष्य मिला, मतलब हड्डी का औजार भी मिला है, ठीक है। ताम्रपाषाण काल के बारे में जान लेते। ताम्रपाषाण काल जो था ना नवपाषाण काल के बाद का जो समय था उस काल के बारे में जान लेते, ठीक है। ताम्रपाषाण काल क्या था? यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई जिस कारण औद्योगिकरण शुरू हो गया। इस औद्योगिकरण का विकास हम लोग सिंधु सभ्यता के रूप में हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि की पॉइंट जान लेते हैं, मेन जो बात है उसको जान लेते हैं कि गेरू वर्णीय मृदभांड कहाँ मिला है? तो गेरू माने गेरू, वर्णीय माने रंग, मृदभांड मिट्टी का बर्तन, तो गेरुआ कलर का मिट्टी का बर्तन कहाँ मिला है? मतलब गेरू वर्णीय मृदभांड कहाँ मिला है? तो ये हरियाणा में मिला है। हरियाणा में एक जगह हस्तिनापुर, तो उसी हस्तिनापुर से गेरू वर्णीय मृदभांड मिला है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गेरू वर्णीय मृदभांड ज़्यादा मात्रा में कहाँ मिला है? तो ये हस्तिनापुर से मिला है। ये हस्तिनापुर कहाँ है? तो ये हरियाणा में, ठीक है। उसके बाद पहली बार मानव का कंकाल, सबसे पहले मानव कंकाल कहाँ मिला है? तो ये पल्लवरन में मिला है। ये पल्लवरन कहाँ है? ये मद्रास में है। मद्रास जो अब चेन्नई के रूप में जाना है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है ना, तो चेन्नई का पूरा नाम क्या था? मद्रास है। मद्रास में एक जगह है पल्लवरन, तो वहाँ इसे पहली बार मानव का कंकाल मिला था, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहली बार चित्रकारी कहाँ मिला है? तो ये भीमबेटका में मिला है, जो गुफा चित्रकारी था, ठीक है। ये भीमबेटका कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में, ठीक है। पहली बार चावल मतलब धान या चावल है ना, पहली बार चावल या धान का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो ये कोल्डिवा से मिला, और ये कोल्डिवा कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कोल्डिवा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। और कोल्डिवा से क्या मिला है? तो ये चावल और धान का खेती मिला है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहले चावल का खेती का प्रमाण या चावल का साक्ष्य कहाँ मिला है, या धान का साक्ष्य, चावल धान सेम ही है ना, धान से ना चावल होता है ना, तो चावल या धान का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये कोल्डिवा के उत्तर प्रदेश में मिला है,
उत्तर प्रदेश के कोल्डीवा से मिला है। ठीक है, गर्त आवास कहाँ मिला है, तो ये गर्त आवास कह सकते हैं, ये कश्मीर के बुर्ज से मिला। ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, पशुपालन जो था मध्य पाषाण काल में तो क्या था, अव्यवस्थित खेती होता था। मतलब मध्य पाषाण था, वहाँ पे अव्यवस्थित खेती भी होता था और अव्यवस्थित मतलब पशुपालन भी होता था। जो कौन कौन राज्य में कहा देखा गया है, तो मध्य पाषाण काल का जो उस समय में मध्य पाषाण काल के समय में, मध्य पाषाण काल जो है उस वक्त मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में देखा गया, राजस्थान का बागौर और उत्तर प्रदेश का सराय बहादुर राय। तो इन तीनों जगह से सबसे पहले पशुपालन का साक्ष्य मिला है, जो मध्य पाषाण काल का है। ठीक है, लेकिन अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित मतलब अच्छे तरीके से जो मिला है नव पाषाण काल का, वो मिला है उत्तर प्रदेश और पाकिस्तान। पाकिस्तान में मेहरगढ़, जो हम लोग पहले जान चुके हैं कि मेहरगढ़ से सबसे पहले जौ और गेहूं का साक्ष्य मिला है, लेकिन उसका समय बताया गया है 7000 ईसा पूर्व। लेकिन भारत में लोहड़ा देव एक जगह है, वहाँ पे सबसे पहले सुव्यवस्थित खेती, अच्छी तरह से खेती करने का जो साक्ष्य मिला है, वो मिला है उत्तर प्रदेश में एक जगह है लोहड़ा देव, जिसका समय बताया गया 8000 ईसा पूर्व। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे पहले खेती का साक्ष्य कहाँ मिला हुआ है, तो मेहरगढ़ नहीं, कहाँ हो जाएगा इसका आंसर, लोहड़ा देव। अगर ऑप्शन में लोहड़ा देव नहीं है तो मेहरगढ़ लगा सकते हैं। ठीक है, मेहरगढ़ भी 7000 ईसा पूर्व है, लोहड़ा देव 8000 ईसा पूर्व है। ठीक है, इसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि मध्य पाषाण काल है, इसको माइक्रोलिथ, म से मध्य, म से माइक्रोलिथ, न से न मेगालिथ, तो नव पाषाण काल को मेगालिथ बोला जाता है, ताम्र पाषाण काल को चिल्कोलिथ बोला जाता है। इससे आप लोग याद कर लीजिएगा कि मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ बोला जाता है, नव पाषाण काल को मेगालिथ बोला जाता है और ताम्र पाषाण काल को चिल्कोलिथ बोला जाता है। ठीक है, मध्य पाषाण काल में ही कहा हुआ था कि उत्तर प्रदेश में एक जगह है दमदमा, वहाँ से 100 मतलब हड्डियों का कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा हड्डी एक साथ मिला है, मतलब 100 मिला लाश, 100 मतलब हड्डी बहुत ज़्यादा मिला है। ठीक है, मदहा एक जगह है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में एक जगह है मदहा, वहाँ से हड्डियों का बहुत ज़्यादा औजार मिला, हड्डियों से बना हुआ औजार मिला है। और उत्तर प्रदेश में एक जगह है दमदमा, वहाँ से 100 मिला है, मतलब बहुत ज़्यादा हड्डी मिला वहाँ से। ठीक है, देखिए ये बता चुके पहले कि इतिहास के कालखंड को मिलने वाले साक्ष्य के अनुसार 3 भागों में बांटा है, पाषाण काल, कांस्ययुगीन और लौहयुगीन। थॉमसन ने बांटा था, जबकि लिखित स्रोत के अनुसार जॉन ब्रूस ने इतिहास को के कालखंड को बांटा था 3 भागों में। कौन कौन, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, एक और बात जान लेते हैं कि इतिहास एक विज्ञान है, न इससे ज़्यादा न इससे कम। ये किसने कहा, ब्यूरी ने कहा था। ब्यूरी ने कहा था कि इतिहास एक विज्ञान है, न इससे ज़्यादा न इससे कम। ठीक है, अब हम लोग का ये पूरी तरह से एकदम डिटेल के साथ अच्छी तरह से खत्म हो गया है ना, कि पाषाण काल में को 3 भागों में हम लोग बांट के जो पढ़े हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल में क्या-क्या मिला, क्या-क्या था, क्या-क्या ना था, अच्छी तरह से जान लिए। मध्य पाषाण काल के बारे में जान लिए, ये भी जान लिए कि मध्य पाषाण काल के बारे में हम लोग को जानकारी सबसे पहले कौन आदमी प्रस्तुत किया और कब किए। नव पाषाण काल के बारे में कौन आदमी को प्रस्तुत कब की, इसको भी जान लिए। फिर उसके बाद ताम्र पाषाण काल के भी जान लिए, की पॉइंट भी जान लिए जो एग्जाम में पूछा जाता है। सिंपल सा यहाँ से एक सवाल पूछा जा सकता है कि गिरवनी मृतबान कहाँ है, कहाँ मिला सबसे पहले साक्ष्य, है ना। सबसे पहले मानव का साक्ष्य कहाँ से मिला, मानव कंकाल का सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से मिला। तो ये सिंपल सा 1 नंबर वाला जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो वहाँ से आसानी से मिल जाएगा 1 नंबर आपको। ठीक है, तो इसको 2-3 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, और नोट्स जो बना हुआ है इसको आप कर लीजिएगा कि कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये एकदम बेहतर, एकदम बेस्ट नोट्स बना हुआ है, जो 2-3 सर से पढ़े हैं और कह सकते हैं कि विकिपीडिया या बुक है, तो इन सब के मदद से नोट्स को तैयार किया गया है। ठीक है, तो आप लोग को ये जो नोट्स है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। यहाँ तक अगर आए हैं तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।